नमस्कार दोस्तों, हम हैं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। मित्रों, हिंदुस्तान की आज़ादी केवल सत्याग्रह और गांधी जी के चरखे से नहीं आई। इसके लिए बहुत सारे वीर जवानों ने अपने रक्त की आहुतियां दी हैं। जी हाँ, आज के इस अंक में हम बात करेंगे उन वीर जवानों की जिन्होंने सत्याग्रह को अपना हथियार नहीं बनाया। उन्होंने बंदूक उठाई, बारूद के गोले बनाए और अंग्रेज़ों के शासन के मुंह पे दय मारे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के क्रांतिकारी चरण पर। जब हम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की बात करते हैं तो प्रथम चरण में हमने बात की थी बंगाल विभाजन की, और आज हम चर्चा कर रहे हैं द्वितीय चरण पे। और द्वितीय चरण में बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलनों की, उग्रवादी नेताओं की, तथाकथित राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों की। जी हाँ, उग्रवाद का उदय या उग्रवादी सोच की राजनीति करने वाले नेताओं का उदय हुआ क्यों, उसके पीछे कारण क्या था? तो कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। अगर उन्हें क्रमशः गिना जाए तो सबसे पहला, कांग्रेस की उपलब्धियों पर असंतोष। दूसरा, बढ़ता हुआ पश्चिमीकरण। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। चौथा, भारत की बिगड़ती आर्थिक स्थिति। पांचवा, स्वाभिमान का विषय। और छठा, बंगाल विभाजन। जी हाँ, क्रम से इन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण है कांग्रेस की उपलब्धियों पर असंतोष। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। लगभग 20 वर्ष गुजर गए, लेकिन जो उदारवादी गुट के नेता थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, रोमेश चंद्र बनर्जी, रास बिहारी बोस, फिरोज शाह मेहता और भी बहुत सारे लोग, उनकी राजनीति करने का उद्देश्य क्या था या राजनीति करने का ढंग क्या था? अरविंद घोष और लाला लाजपत राय जैसे नेता कांग्रेसियों की राजनीति करने के इस ढंग को, या उदारवादी कांग्रेसियों के राजनीति करने के इस ढंग को भिक्षावृत्ति कहते थे। 20 वर्ष की जो उपलब्धियां थी उनको गिनाते हुए लाला लाजपत राय ने एक बार कहा था, शिकायतों को दूर करने के लिए, रियायतों को पाने के लिए पिछले 20 वर्ष से हमने जब भी रोटी मांगी है हमको पत्थर ही मिला है। अरविंद घोष ने द ओल्ड लैंप ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बोला है इन सब लोगों को। स्पष्ट है कि जो ये उग्रवादी गुट था या उग्रवादी धड़ा था, कांग्रेस का हो या कांग्रेस के बाहर के क्रांतिकारी, वह कदापि कांग्रेस की विचारधारा से और कांग्रेस की कार्यप्रणाली से एक मत नहीं थे, सहमत नहीं थे और संतोष बिल्कुल भी जाहिर नहीं करते थे। दूसरा कारण, बढ़ता पश्चिमीकरण। हमारी शिक्षा पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे रहन सहन पर, हमारे व्यापार पे, सब पर पश्चिमीकरण या पश्चिमी सभ्यता इतना ज़्यादा हावी होने लगी थी कि हमारे जो तथाकथित राष्ट्रीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति या हिंदुस्तानी संस्कृति और सभ्यता के ठेकेदार थे, उनको खतरा लगने लगा। जैसे कि स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, इन सब लोगों को लगने लगा कि बढ़ते पश्चिमीकरण या जो पश्चिमीकरण का भूत है कहीं हिंदुस्तानियत को, भारतीयत को खा ना जाए। खैर, उनका डर भी स्वाभाविक था, ऐसा लगने भी लगा था। इसी विषय पर अरविंद घोष ने एक बार कहा था कि स्वतंत्रता सर्वोपरि है और हिंदू धर्म ही हमको राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है। मैडम एनी बेसेंट ने भी ये कहा था कि सारे हिंदू रीति रिवाज सारे पश्चिमी सभ्यता से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। तीसरा कारण, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। मिस्र की, फारस की और तुर्की की क्रांतियां हुई और सफल क्रांतियां हुई, उन्होंने यूरोप के प्रभाव को खदेड़ दिया। 1868 में एक नए जापान का उदय हुआ। इथोपिया ने इटली पर विजय प्राप्त की, जापान ने रूस पर विजय प्राप्त की। इन सारी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है, और केवल भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में यह स्पष्ट होता है कि यूरोप या यूरोपियन कंट्रीज़ को, यूरोपीय देशों को हराया जा सकता है। और जापान ने तो एक बहुत ही उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया कि स्वयं को पुनः स्थापित किया जा सकता है। आगे के कारण,
कारण यह है कि भारत की बिगड़ती आर्थिक हालत। 19वीं सदी का जो अंतिम दशक था, 20वीं सदी का जो प्रारंभिक दशक था, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जो लगातार करीबन 13 बार अकाल पड़ा। प्लेग जैसी बड़ी महामारियों ने हिंदुस्तान पे छापेमारी की और छापेमारी इस कदर की कि 1,33,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली। और ऐसे हालात में अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज लगातार अपना लगान वसूल कर रहे थे। प्लेग की महामारी को दूर करने के नाम पर हमारे घरों पे घुस गए थे, हमारे घर की महिलाओं को बेइज्जत कर रहे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, बर्बरता और अत्याचार की पराकाष्ठा हो रही थी। हालात ऐसे हो गए थे, ऐसे हालात हो गए थे कि मात्र दो ही प्रश्न थे, या तो एन केन प्रकारेण जीवन को बचा लिया जाए या अंग्रेजों की अपेक्षा मृत्यु को अपना जीवन अर्पित कर दिया जाए। ऐसे ही हालात में महाराष्ट्र के पूना में जब प्लेग फैला था तो चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट गवर्नर एमहर्स्ट की हत्या कर दी थी। और इस हत्या को बाल गंगाधर तिलक जी ने जब केसरी में अपनी लेखनी से उकेरा तो बताया ये वैसा ही है जैसे शिवाजी ने अफजल की मृत्यु की। और इस पत्रकारिता, इस लेखन के कारण उनको जेल जाना पड़ा। आगे स्वाभिमान का विषय। स्वाभिमान का विषय तो है ही मृत्यु। गुलामी कितनी भी ज़्यादा सोने की जंजीरों से हो, लेकिन वो स्वतंत्रता को कभी भी ढकेल नहीं सकती। वही हुआ। हमारे जो भी वैचारिक लोग थे, प्रबुद्ध लोग थे, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, दयानंद सरस्वती हो, अरविंद घोष हो, इन सब लोगों ने यह स्पष्ट किया और यह प्रमाणित किया कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता सर्वोपरि है और पश्चिमी सभ्यता से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी की सूक्ति को अंतर्राष्ट्रीय पटल से लेकर राष्ट्रीय पटल पर यह साबित किया कि स्वतंत्रता ही अनिवार्य है, स्वतंत्र जीवन जीना ही सर्वोपरि है। 1905, जैसे पिछले अंक में हमने घटना पे चर्चा की थी, 1905 में बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन के बाद उग्र मानसिकता के जो भी क्रांतिकारी या वैचारिक नेता थे उनकी बढ़ोतरी होती है। वो काम करने के अलग दृष्टिकोण को अपनाते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। क्योंकि हमने बात की थी 1905 बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस में जो दरार थी वो सामने आ गई और 1907 के सूरत अधिवेशन आते आते वो दरार एकदम स्पष्ट हो गई, बंटवारा हो गया। इस प्रकार ये तो कारणों की बात हुई। जो उग्रवादी नेता या राष्ट्रवादी नेता या क्रांतिकारी थे उनके उद्देश्य क्या थे और ढंग था क्या था, किस तरह वो काम करना चाहते थे। उद्देश्य स्पष्ट था कि जो भी अंग्रेजी कर्मचारी या अंग्रेजी अफसर अपने बुरे कार्यों के कारण कुख्यात हैं उनको पकड़ के मारा जाएगा। जो भी उग्रवादी वैचारिक प्रबुद्ध वर्ग है वो अपनी लेखनी से, अपने पुस्तकों से, अपनी पत्रिकाओं से, अपने पंपलेट से इस बात के लिए जनमत एकत्र करेगा कि ब्रिटिश शासन में भारत की हालत बहुत खराब है, उसको उजागर करेगा और एक जनमत संग्रह करेगा। जो क्रांतिकारी दल हैं वो खजानों को लूटेंगे, अंग्रेज सिपाहियों को मारेंगे और उस खजाने से शस्त्रों का प्रबंधन करेंगे और फिर हम अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध का बिगुल बजाएंगे। स्पष्ट है उद्देश्य और यही कार्य करने का ढंग है। अब आते हैं कि जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई उन पे चर्चा करते हैं। जब 1917 में रॉलेट कमीशन आया तो रॉलेट कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की तो उसमें लिखा कि भारत में जो क्रांतिकारी चरण है, जिस चरण की हम बात कर रहे हैं, उस चरण का जो प्रारंभ होता है वो महाराष्ट्र के पूना से चापेकर बंधुओं की उस घटना से होता है जिसमें उन्होंने रैंड और एमहर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। तो जी हाँ, इन सारी घटनाओं की शुरुआत हम महाराष्ट्र से करते हैं। महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी घटनाओं का या संगठनों का उद्भव होता है उस उद्भव के लिए गाहे बगाहे चित्पावन ब्राह्मणों के समूह को श्रेय दिया जाता है। चित्पावन ब्राह्मण समूह वही हैं जिससे पेशवा अपने आप को सम्मिलित करते हैं या पेशवा उसी ग्रुप से आते हैं। हमारे तिलक जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी उसी ग्रुप से आते हैं। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रारंभ करने का या उन्हें उद्वेलित करने का श्रेय भी तिलक जी को जाता है। तिलक जी के माध्यम से ही भद्रलोक समाज की स्थापना हुई जिसने इस प्रकार के विचारों से उत्प्रोत होकर उसे प्रसारित किया। अब आते हैं मुख्य बिंदु पे, चापेकर बंधु।
चापेकर बंधुओं ने 1896 में व्यायाम मंडल की स्थापना की। व्यायाम मंडल था क्या और काम कैसे करता था, याद रखिएगा। व्यायाम मंडल 1896, महाराष्ट्र का पूना। प्रणेता हैं या फाउंडर हैं दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, ये दोनों भाई भाई हैं। व्यायाम मंडल की स्थापना होती। व्यायाम मंडल में नवयुवकों को एकत्र किया जाता था, उनको व्यायाम कराया जाता था, शस्त्र संचालन की शिक्षा दी जाती थी, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, संस्कृत संबंधी शिक्षा दी जाती थी, और यह बताया जाता था कि अंग्रेज किस प्रकार हमारा शोषण कर रहे हैं, और उनके विरुद्ध एकमत किया जाता था। जैसे कि अभी मैं बता चुका हूं कि जब पूना में प्लेग फैला तो प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट गवर्नर एम हस्ट ने जो जातियाँ की, अत्याचार किए, उनसे संपूर्ण जनमानस परेशान था। उसी समय एक कार्यक्रम का आयोजन होता है, हीरक जयंती थी। हीरक जयंती से प्लेग कमिश्नर रैंड और एम हस्ट वापस आ रहे थे। उसी समय चापेकर बंधुओं ने दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। ध्यान रखिएगा, यह हत्या यूरोपियन कागजात में प्रथम यूरोपीय राजनैतिक हत्या भारतीय पृष्ठभूमि पे इसी तरह से अंकित हो जाती है। कुछ दिन बाद दामोदर हरि चापेकर पकड़े जाते हैं, उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन दामोदर हरि चापेकर की रेकी किसने की थी, मुखबिरी किसने की थी, वो द्रविड़ बंधु थे। उनकी जानकारी जैसे ही व्यायाम मंडल के सदस्यों को मिलती है, व्यायाम मंडल के सदस्य बालकृष्ण हरि चापेकर के साथ मिलकर उनकी हत्या करते हैं। और इन आरोपों में फिर बालकृष्ण हरि चापेकर और व्यायाम मंडल के जो अन्य सदस्य थे उनको भी फांसी, मृत्युदंड, उम्र कैद, इस तरह की सजाएं दी जाती हैं, और इस तरह से व्यायाम मंडल धीरे धीरे समाप्त होता है। तो व्यायाम मंडल में कितनी चीज़ें याद रखनी है। 1896 में स्थापना होती है। व्यायाम मंडल की स्थापना चापेकर बंधु करते हैं, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर। विशिष्ट कार्य है प्लेग कमिश्नर रैंड और एम हस्ट की हत्या। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो घटनाएं हैं, जो भी क्रांतिकारी या उग्रवादी घटनाएं हैं, उनके प्रणेता तिलक जी को माना जाता है। तो एक सरसरी निगाह से तिलक जी के करियर को देखते हैं। तिलक जी, जैसे कि मैंने बताया कि चित्पावन ब्राह्मण समाज से आते थे। तिलक जी को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है, लोकमान्य उनकी उपाधि है। तिलक जी एक ऐसे नेता हैं जिनको भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। तो तिलक जी की दो उपाधियों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, पहली लोकमान्य और दूसरी भारत का बेताज बादशाह। ठीक है। तिलक जी पहले ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें पत्रकारिता के लिए जेल जाना पड़ता है, या ऐसे कहें तिलक जी पहले ऐसे नेता हैं या कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिनको पत्रकारिता के लिए जेल जाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। तिलक जी ने ये उग्रवादी घटनाएं हों कैसे, लोग एक मंच पे आए कैसे, उनको अपनी समस्याएं पता कैसे हों और उन समस्याओं का निवारण हो कैसे, उसके लिए उन्होंने धर्म को सहारा बनाया। सोचना भी ठीक था। धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से लोग जल्दी से जुड़ते हैं। 1893 में उन्होंने गणेश उत्सव मनाना प्रारंभ किया और 1895 में उन्होंने शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। ये दोनों महाराष्ट्र की मराठा संस्कृति के अंग हैं, जीवन धारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1893 गणेश उत्सव, 1895 शिवाजी उत्सव। तिलक जी दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं प्रकाशित करवाते थे, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी, मराठा अंग्रेजी भाषा में संपादित होती थी और केसरी मराठी भाषा में संपादित होती थी। बिल्कुल भी कहीं भी भ्रम की शंका नहीं है, मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में संपादित होती थी। जैसे कि मैंने चर्चा की थी कि तिलक जी ऐसे नेता हैं जिन्हें पत्रकारिता के लिए जेल जाना पड़ा, तो वो जो लेख छपा था वो केसरी में ही छपा था। केसरी मराठी पृष्ठभूमि की पत्रिका थी और आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थी, बहुत पढ़ी लिखी जाने वाली पुस्तक थी। आगे बढ़ते हैं। तिलक जी कांग्रेस के एक ऐसे लोकप्रिय, प्रबुद्ध, प्रचंड और प्रबल नेता थे, लेकिन उनकी खास बात कांग्रेस से जुड़ी हुई ये है कि वो कभी भी कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं बने। यह प्रश्न एज इट इज ऐसे ही पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। 1908 में तिलक जी ने फिर से केसरी में एक लेख लिखा था भारत दुर्दशा के नाम से, और उस लेख पे अंग्रेज इतने ज़्यादा उससे परेशान हो गए थे कि तिलक जी को उठा के मांडले जेल कहाँ है, वर्मा में। तिलक जी को 6 वर्ष का कारागार हुआ, वर्मा की मांडले जेल भेजा गया
और वहीं पे उन्होंने गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी। गीता रहस्य मित्रों, तिलक जी 1908 में 6 वर्ष का कारागार मिलता है, मांडले जेल जाते हैं। मांडले जेल कहाँ है? वर्मा में। वर्मा में कौन सी पुस्तक लिखते हैं? गीता रहस्य लिखते हैं। वहाँ से लौट के आते हैं, फिर होम रूल आंदोलन प्रारंभ करते हैं और इसी तरह से उनकी परिणति फिर 1920 में उनकी मृत्यु होती है। तो तिलक जी समझ गए। तिलक जी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी भ्रम की आवश्यकता नहीं है, ना भ्रम पालने की आवश्यकता है, सारे बिंदु क्रमशः स्पष्ट हैं। तिलक जी 1893 में गणेश उत्सव प्रारंभ करते हैं, 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ करते हैं। मराठा अंग्रेजी भाषा में संपादित होती है, केसरी मराठी में संपादित होती है। 1908 में 6 वर्ष की जेल होती है। जेल कहाँ जाते हैं? मांडले जाते हैं। मांडले कहाँ है? वर्मा में है। वहाँ करते क्या है? गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखते हैं। ठीक है, आते हैं। जैसे कि मैंने अभी बात की कि तिलक जी ने 1893 में गणेश उत्सव मनाना प्रारंभ किया। गणेश उत्सव को प्रारंभ 1893 में हुआ, लेकिन वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने गणेश उत्सव का अच्छा संचालन कैसे किया जाए, अच्छा प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके लिए एक संगठन की स्थापना की। वो मित्र मेला नाम से थी। मित्र मेला अगर कहीं प्रभावित था तो वो तरुण इटली या यंग इटली नाम के एक गुप्तचर संगठन जो इटली में था, जो इटली में क्रांतिकारी गतिविधियां करता था, मेजनी जिसके सदस्य या प्रणेता या फाउंडर मेंबर हुआ करते थे, उससे प्रभावित था। ये जो मैं कथानक बीच बीच में जोड़ रहा हूँ, ये इस वजह से जोड़ रहा हूँ कि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडी सावरकर का पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई का पूरा नाम है गणेश दामोदर सावरकर। दोनों बंधुओं ने मिलकर एक संगठन बनाया, मित्र मेला। मित्र मेला किससे प्रभावित था? तरुण इटली या यंग इटली से। यंग इटली के प्रणेता थे मेजनी इटली में क्रांतिकारी घटनाएं करते थे। क्लियर? वापस आते हैं मित्र मेला। मित्र मेला का गठन किया गया। मित्र मेला में किया क्या जाता था? मित्र मेला, जैसे कि मैंने बताया कि तरुण इटली में गुप्तचर संस्था के रूप में काम करता था, वैसे ही मित्र मेला भारत में गुप्तचर संस्था के रूप में काम करता था। उद्देश्य स्पष्ट थे, युवाओं को इकट्ठा करना, शस्त्र संचालन की शिक्षा देना, संस्कृत की शिक्षा देना और अंग्रेजों के खिलाफ एकमत करना। 1904 में यही मित्र मेला अभिनव भारत समाज बन जाता है। कार्यक्रम बढ़ता रहता है। 1906 में किसी कारणवश वीडी सावरकर को लंदन जाना पड़ता है और उनके जाने के बाद गणेश सावरकर इसका संचालन करते हैं, अभिनव भारत समाज का। इन लोगों ने एक नासिक षड्यंत्र केस किया। नासिक षड्यंत्र केस में क्या था? जो नासिक के जिला जज थे जैक्सन, उनकी हत्या होती है और हत्या करते हैं अनंत लक्ष्मण कान्हेरे। याद रखिएगा, नासिक केस का जो प्रमुख अभियुक्त बनाया गया वो है अनंत लक्ष्मण कान्हेरे। अनंत लक्ष्मण कान्हेरे पकड़े जाते हैं, उनको फांसी होती है और उनसे संबंधित जितने भी लोग, नासिक षड्यंत्र केस से संबंधित जितने भी लोग हैं, उनको भी कारावास होता है। और जो गणेश दामोदर सावरकर हैं उनको काला पानी भेज दिया जाता है। बाद में लंदन से विनायक दामोदर सावरकर को भी बुलाया जाता है, उनके ऊपर आरोप लगते हैं, केस चलता है, फिर से उनको काला पानी भेज दिया जाता है। काला पानी के नाम से विनायक दामोदर सावरकर बहुत ही फेमस है। वहाँ उनकी कोठरी आज भी है, उसे अच्छे से सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो महाराष्ट्र की गतिविधियां हो गई। महाराष्ट्र की इन गतिविधियों के बाद हम आते हैं बंगाल की गतिविधियों पर। बंगाल एक ऐसी पृष्ठभूमि है, एक ऐसी भूमि है जहां पे बौद्धिकता बिखरती नहीं है, बरसती है। चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, सुभाष चंद्र बोस। वैसे तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा में हुआ, कटक में, लेकिन बंगाल ही मानेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे ऐसे प्रबुद्ध वर्ग हुए हैं जिनके लेखन से, जिनकी कविताओं से आग लग जाती है, आंदोलन एकदम फटने लगता है, ये हालत हो जाती है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में वंदे मातरम लिखा तो वंदे मातरम आंदोलन की जीवन धारा बन गई। हर जगह वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम। तो अब बंगाल में देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधियां कैसे आगे बढ़ती हैं। बंगाल में जो प्रारंभ होता है क्रांतिकारी गतिविधियों के चरण, उसमें दो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक वारिंद्र कुमार घोष और एक भूपेंद्र नाथ दत्त।
तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि जो वारिंद्र कुमार घोष हैं वो अरविंद घोष साहब के छोटे भाई हैं, और जो भूपेंद्र नाथ दत्त हैं वो नरेंद्र नाथ दत्त के छोटे भाई हैं। अब नरेंद्र नाथ दत्त कौन है भैया? तो नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम है। ठीक है, ये लोग युगांतर नाम की एक पत्रिका और युगांतर नाम के एक संगठन के लिए काम कर रहे थे। बाद में वही अनुशीलन समिति बना। इन लोगों ने कार्यक्रम अपने जारी किए। युगांतर पत्रिका एक ऐसी थी जिसने जोश भरा युवाओं के मन में। युगांतर पत्रिका में भूपेंद्र नाथ दत्त का एक लेख छपा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि गुलामी के अभिशाप से बचने के लिए जो कारगर तरीका है वो हमारे पास ही है। हम 30 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपने 60 करोड़ हाथ ऊपर उठाने होंगे। युगांतर नाम की पत्रिका में ही अपनी गुलामी को तोड़ने के लिए खून के बदले खून की मांग की गई थी। अनुशीलन समिति बनती है। अनुशीलन समिति एक ढाका में भी अनुशीलन समिति बनती है जिसको पुलिन बिहारी दास जिसका नेतृत्व कर रहे थे। 1905 के बंगाल आंदोलन के बाद बहुत तेजी से आंदोलन बढ़ता है आगे। आंदोलन आगे बढ़ता है, कई सारी समितियों की स्थापना होती है। मायमेन सिंह की सुहृद और साधना समिति, बैरी सालपुर में स्वदेश बांधव समिति, फरीदपुर में व्रती समिति, इस तरह की समितियों का संगठन होता है। और आगे बढ़ते हैं तो अरविंद घोष साहब ने एक भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी। वारिंद्र कुमार घोष ने वर्तमान रणनीति नाम की पुस्तिका लिखी। भवानी मंदिर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार पूछा गया, कई बार मतलब सो मेनी टाइम्स। भवानी मंदिर अरविंद घोष, भवानी मंदिर अरविंद घोष, भवानी मंदिर अरविंद घोष। और भवानी मंदिर का जो कथानक है जो रचा गया है वो कहीं ना कहीं प्रेरित है आनंद मठ से। आनंद मठ किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ से क्या लिया गया है? वंदे मातरम, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त मणिकतल्ला में एक बम बनाने की फैक्ट्री जैसा कुछ काम कर रहे थे। बम बनाने की फैक्ट्री पर काम चल रहा था। करीबन 40 से 45 लोग उस पर काम करते थे। उसी के बाद एक केस होता है, अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस में जो भी आरोपी पकड़े गए, लगभग 34 आरोपी पकड़े गए और उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि आपने बिना लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना आवेदन के शस्त्र रखे हैं। एक्चुअली में वहाँ तैयारी तो किसी बड़ी घटना की चल रही थी। अलीपुर षड्यंत्र केस होता है। अरविंद घोष सहित 34 लोग पकड़े जाते हैं। अरविंद घोष साहब को पुख्ता साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया जाता है। वो बाहर आते हैं। फिर वो कर्मयोगिनी नाम की एक अंग्रेजी पत्रिका लिखते हैं, कर्मयोगिनी, याद रखिएगा। और यहाँ पर अरविंद घोष जी को देखने में ये मिलता है कि उनका जो पथ था, जो क्रांतिकारी या क्रांतिकारिता की तरफ था, वहाँ से कुछ हट के अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। और फिर वो पांडिचेरी के एक आश्रम में चले जाते हैं, ओरविले नाम है, और वहाँ फिर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस तरह की घटनाएं बंगाल में घटती हैं। और आगे बढ़ते हैं। इसी समय और भी कई घटनाएं घटती हैं। एक घटना घटती है 1910 में, हावड़ा केस के नाम से जाना जाता है। हावड़ा केस ये घटना उतनी प्रचलित नहीं है, लेकिन हावड़ा केस में जिस क्रांतिकारी का नाम लिया जाता है वो बहुत प्रचलित है। एकदम फैंटम टाइप का क्रांतिकारी है वो। जी हाँ, मैं जतिन मुखर्जी की बात कर रहा हूँ। उन्हें, उनके टाइप के जो लोग थे या जो क्रांतिकारी थे, उनके गुट के लोग थे, उन्हें बाघा जतिन कहते थे। बहुत खूंखार, बहुत दिलेर, अंग्रेज भी जिनसे डरे, कुछ ऐसा ही। तो बाघा जतिन के ऊपर 1910 में अभियुक्त बनाया गया उन्हें हावड़ा केस का। हावड़ा केस में क्या हुआ कि एक पुलिस कमिश्नर थे शमसुल नाम का, उनकी हत्या में अभियुक्त बनाया गया था। खैर वो किसी तरह से साक्ष्यों के अभाव में बरी हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ एक 4 या 5 साल बाद, लगभग 1915 में फिर से पुलिस के साथ एक मुठभेड़ होती है। उसमें वो अकेले पड़ जाते हैं, मारे जाते हैं। और लिखने वाले इतिहासकार लिखते हैं कि वो बाघा जतिन सिर्फ उसका नाम ही नहीं था, बाघ की तरह लड़ा और फिर वीरगति। और भी कुछ घटनाएं होती हैं। एक घटना होती है मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या होनी थी। जैसे ही किंग्सफोर्ड किसी कार्यक्रम में गए हुए थे, वहां से निकलते हैं।
निकलने के बाद अपनी बग्घी में बैठ के फिर उन्हें निकलना था, लेकिन कुछ घटनाक्रम बदल जाता है। किंग्सफोर्ड की जगह उनकी बग्घी पे बैठते हैं मिस्टर कैनेडी, उनकी पत्नी और उनकी पुत्री। यहाँ दुखद ये है कि उस बग्घी के ऊपर बम फेंका जाता है। बम फेंकते हैं खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी। उसे मुजफ्फरपुर केस भी कुछ लोग कहते हैं। तो क्या हुआ कि मिस्टर कैनेडी अपनी पत्नी और पुत्री परिवार सहित समाप्त होते हैं। यहाँ दुखद ये है कि मिस्टर कैनेडी भारतीय राष्ट्रवाद के कुछ हद तक समर्थक हुआ करते थे। हत्या करनी थी किंग्सफोर्ड की, लेकिन हो जाती है उनकी। उसके बाद खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं, कुछ दिन फरार रहते हैं, पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद उनको फांसी होती है। प्रफुल्ल चंद्र चाकी आत्महत्या कर लेते हैं। खुदीराम बोस साहब को जब फांसी होती है तो एक नया आंकड़ा इतिहास के दृष्टिकोण से बनता है कि सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले या सबसे कम उम्र में फांसी के माध्यम से शहीद होने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस बंगाल की पृष्ठभूमि से आगे बढ़ता है। इसी समय एक घटना दिल्ली में भी होती है। 1912 में लॉर्ड हर्जिंग जो तत्कालीन वायसराय हैं, वो भी किसी कार्यक्रम से आ रहे थे। उनके ऊपर बम फेंका जाता है। बम फेंका तो जाता है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो बच जाते हैं। तो बम फेंकता कौन है? बम फेंकते हैं विश्वास बंधु, मनमथ कुमार विश्वास और बसंत कुमार विश्वास। मनमथ कुमार विश्वास रास बिहारी बोस के घर में काम किया करते थे। और रास बिहारी बोस कौन है? ये रास बिहारी बोस वही हैं जो आज़ाद हिंद फौज की मौलिक रचना करते हैं। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर कर देते हैं। तो रास बिहारी बोस के ने एक प्लान बनाया था जिसे विश्वास बंधुओं ने अप्लाई किया था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग्स बच जाते हैं। तो ये हुआ दिल्ली केस। इसी तरह से एक केस होता है लाहौर केस। क्या था कि फरवरी 1915 में जो भी क्रांतिकारी पंजाब या उसके आसपास के क्षेत्र थे, या तो अमेरिका और कनाडा से जो क्रांतिकारी आ रहे थे और उनको अंग्रेज़ों का विरोध करना था, लाहौर केस के माध्यम से करना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि अंग्रेज़ों को पहले से इसकी भनक लग जाती है और वो ख़त्म हो जाता है। उसमें पृथ्वी सिंह, करतार सिंह, परमानंद जैसे कई सारे देशभक्त, कई सारे क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं, उनको सज़ा मिलती है। एक केस है मद्रास केस। मद्रास केस में क्या होता है कि नीलकंठ ब्रह्मचारी और वंची अय्यर नाम के दो प्रमुख क्रांतिकारी उस समय के जो जिला जज थे आसे, उनकी हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद उनको मृत्युदंड दिया जाता है। तो इस प्रकार से कई सारी घटनाएं घटती हैं और घटनाएं घटने के बाद ये दो चीज़ें स्पष्ट होती हैं। अगर हम क्रांतिकारी गतिविधियों के चरण पे अंतिम स्तर पर पहुंचेंगे या प्रथम चरण के अंतिम स्तर पर कहें तो ज़्यादा उचित होगा। परिणाम क्या निकलता है? परिणाम दो निकलते हैं। सबसे पहले तो एक जो विकल्प का सहारा लेकर नाव हम खे रहे थे कि केवल और केवल भिक्षावृत्ति से, उनकी नीतियों का समर्थन करके, उनसे गिड़गिड़ा के, उनके सामने हाथ जोड़ के ही हमको स्वतंत्रता या स्वराज्य या औपनिवेशिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है, तो केवल वो विकल्प नहीं है। हम अपने उद्देश्यों के लिए अपने तरीके से भी लड़ सकते हैं। दूसरा, अंग्रेजों के मन में यह भय हमने स्थापित कर दिया था कि हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि केवल चुपचाप बैठे रहेंगे या धरना करते रहेंगे। हम बंदूक भी उठा सकते हैं, हम बम भी फेंक सकते हैं। जिस शासन ने हमारी नसों से रक्त चूस लिया है, हम उसके धड़े को चिथड़े चिथड़े भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पहला क्रांतिकारी चरण है वो समाप्त होता है। दूसरे चरण में फिर हम बात करेंगे भगत सिंह की, बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद की, बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल की, बात करेंगे काकोरी की, बात करेंगे चौरा चौरी की, बात करेंगे फिर से लाहौर कांड की, और ऐसे कई सारे अनसुने नाम जिनकी वजह से हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है। हम अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करने जा रहे हैं। हमारी सरकार अमृत महोत्सव मना रही है और कहीं अच्छा होगा कि हम उन सारे वीर जवानों को, चाहे वो सुने हों, चाहे अनसुने हों, चाहे जाने हों, चाहे अनजाने हों, श्रद्धांजलि अर्पित करें। और जो भी किसी भी प्रकार की समस्या या भ्रम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। कल हम लोग क्रांतिकारी चरण के द्वितीय चरण पे चर्चा करेंगे और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। जो भी विद्यार्थी तैयारी में हैं या अभ्यर्थी तैयारी में हैं, मन लगा के तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।